एक गरीब ऑटो ड्राइवर राहुल अपना ऑटो लेकर शहर की तरफ सवारी लेने जा रहा था। सामने रोड पर पुलिस बैरियर लगा हुआ था। वहां कुछ पुलिस वाले खड़े होकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह से अभी तक उनके हाथों में एक भी मुर्गा नहीं फंसा था। इसलिए जैसे ही राहुल उनके सामने से ऑटो को लेकर जा रहा था, तभी उन पुलिस वालों ने राहुल को रोक लिया। उनमें से एक बड़ी मूंछों वाला पुलिस कांस्टेबल चिल्लाते हुए राहुल की शर्ट पकड़कर ऑटो से बाहर खींचता है। कांस्टेबल राहुल से अकड़ते हुए बोलता है, चल जल्दी से 4000 निकाल, क्योंकि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। राहुल तुरंत बोला, लेकिन सर, मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे जरा बताएंगे। सभी पुलिस वाले राहुल से गुस्से में बोलते हैं, ज्यादा होशियार मत बन, या तो जुर्माना भर, वरना तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। राहुल एक बार को तो सहम गया, लेकिन जैसे ही उसने थाने का नाम सुना तो वह पुलिस वालों से शांत स्वर में बोलता है, मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, आपको मुझे जहां ले जाना है वहां ले चलो। क्योंकि राहुल की पत्नी, जिसका नाम काव्या था, 2 दिन पहले ही उस थाने के अंदर पोस्टिंग हुई थी। राहुल ने अपनी पत्नी को दिन रात ऑटो चलाकर मेहनत करके पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। राहुल को पूरा विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि उसने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। राहुल बेखौफ होकर पुलिस वालों के साथ उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद एक कुर्सी पर राहुल को बैठा दिया जाता है। थाने में पहुंचकर उसने देखा डीएसपी मैडम किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह फोन पर गुस्से में बोल रही थी, इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम लोग सब जगह पर मेरे नाम को ऐसे ही यूज करने लगे। आइंदा से मेरे नाम का यूज कहीं मत करना और मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह उन्होंने किसी आदमी को फटकार कर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद डीएसपी मैडम वहां आती हैं और राहुल को देखकर कांस्टेबल से पूछती हैं, इसको क्यों पकड़कर लाए हो, इसने क्या किया है। कांस्टेबल ने डीएसपी से कहा, मैडम, इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और यह जुर्माना देने से मना कर रहा था, इसलिए इसे यहां पकड़ लाए। अब राहुल आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी काव्या की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, लेकिन तभी डीएसपी काव्या कड़क आवाज में बोलती है, अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। राहुल जैसे ही यह शब्द अपनी पत्नी काव्या के मुंह से सुनता है तो वह एकदम हैरान और परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसकी पत्नी, जिसे उसने दिन रात ऑटो चलाकर पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था, आज उसने अपने पति के ऑटो को ही बंद करने के लिए बोल दिया था, जिस ऑटो की वजह से वह डीएसपी बनी थी। इसके बाद राहुल मायूस हो जाता है और काव्या की तरफ सूखी सी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है, जल्द से जल्द इसे यहां से निकालो और इसके ऑटो को जब्त कर लो, कल आकर यह कोर्ट से ऑटो 1 छुड़ा लेगा। इसके बाद राहुल थाने से भारी कदमों के साथ चलकर बाहर आने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी। वह धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। राहुल रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन काव्या को मैंने पढ़ाना लिखाना चालू किया था तो उस टाइम तो यह बड़ा कहा करती थी कि जब तक मैं किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल ना करूं, बस तुम उतने दिन ही तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी बातों को सोचता हुआ राहुल भारी कदमों के साथ अपने घर पहुंचता है। वहां जाकर राहुल अपनी मां को पूरी बात के बारे में बताता है। राहुल अपनी मां से बोलता है, मां, काव्या तो इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। इस बात को जैसे राहुल की मां सुनती है तो बोलती है, बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा जब काव्या की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही इसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है मुझे पढ़ाने लिखाने की और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। उस समय परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने हमसे जबरदस्ती पढ़ने लिखने के लिए कहा था। इस बात को सोचकर दोनों मां बेटे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर जो राहुल का बेटा था वह अपनी दादी के साथ ज्यादा खेला करता था,
क्योंकि उसकी मां को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं थी। इसी वजह से वह दादी से सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। वहीं पर उनके साथ खेला कूद करता और उन्हीं के साथ रात को सोया करता था। काव्या सरकारी क्वार्टर में रहा करती थी, जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी और उसे वहां पर क्वार्टर मिल हुआ था, इसलिए वह उसी क्वार्टर के अंदर रहा करती थी। अगले दिन काव्या राहुल का इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि राहुल आएगा और कोर्ट से ऑटो को छुड़ाने के लिए कागज बनवा के लाएगा। काव्या राहुल का इंतजार करती रहती है, लेकिन राहुल अपने ऑटो को छुड़वाने के लिए नहीं आता है। इस बात को देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है। उसके अहम को चोट लग चुकी थी। वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि राहुल और उसकी सास घर में बैठे थे। राहुल की मां उसके बालों की चंपी कर रही है और राहुल वहीं पर नीचे बैठा हुआ है। राहुल का बेटा पास में ही जमीन पर खेल रहा था। दोनों में से किसी का भी ध्यान उसके बेटे की तरफ नहीं था। वह अच्छी तरह से खेल रहा था। इस बात को देखकर वह बिना बात के ही अपने पति और सास पर भड़क जाती है। काव्या गुस्से में उन दोनों से बोलती है, तुम लोगों को बच्चे संभालना भी नहीं आता है। इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार रहेगा? यह सुनकर राहुल अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उसे कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो? हमें बच्चे संभालने नहीं आते। अब तक यह जितना भी बड़ा हुआ है उतना मेरी मां ने ही इसको बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। काव्या जैसे ही राहुल के मुंह से यह बात सुनती है तो एकदम से उस पर भड़क जाती है और बोलती है, तुम ऑटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था, तुम वहां टाइम पर नहीं पहुंचे। यह सुनकर राहुल ने काव्या से कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही मना कर दिया होता कि इसके ऑटो को जब्त ना किया जाए। और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मैंने असलियत में भी कोई गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम यह सोच रही हो कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा था? तुम असलियत तो निकाल सकती थी, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो तो असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही सकती थी। इसके बाद काव्या राहुल पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुम लोग गवार हो, तुम क्या जानो कि किस तरह से ड्यूटी की जाती है। मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। इतना बोलकर वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में चली जाती है। काव्या वहां से उसके बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए राहुल से बोलती है, मुझे अब तुम जैसे गवार के साथ नहीं रहना। मैं कब तक अपना दिमाग तुम जैसे गवारों पर खराब करूंगी? तुम जैसे जबान लड़ाकू लोग इसी तरह से जबान लड़ाने के लिए ही यहां पर बैठे हो। राहुल काव्या से बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो ऐसा ही करो। लेकिन राहुल का बेटा, जो मात्र 5 साल का ही था, वह बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और बोल रहा था, दादी, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ ही रहना है। क्योंकि काव्या ने कभी भी अपने बच्चे को लाड प्यार से नहीं रखा था, इसलिए उसके बेटे को अपनी मां से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। काव्या केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। इसके बाद काव्या उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ गुस्से से घूरती है। इसके बाद काव्या लड़ाई करके वहां से चली जाती है। जैसे ही यह बात काव्या के माता पिता को पता चलती है तो वे लोग काव्या को खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन काव्या, जो कि अपनी वर्दी के घमंड में चूर थी, वह अपने माता पिता से बोलती है, आप लोगों को मुझसे कोई नाता रखने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर काव्या के माता पिता उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वह भी काव्या से बोलता है, बहन, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन वर्दी के घमंड में काव्या उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। काव्या अपने बेटे को घर पर रखा करती थी। उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए एक फुल टाइम मेड रख रखी थी। एक दिन जब काव्या की काम वाली उसके बेटे को लेकर बाजार आई हुई थी, उसी दिन बाजार में राहुल की मां भी सामान लेने के लिए आई हुई थी। जैसे ही राहुल का बेटा अपनी दादी को देखता है तो वह मेड के पास से भागकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। काम वाली जैसे ही देखती है कि बच्चा कहां गया तो वह उसे बाजार में इधर उधर ढूंढने लगती है। बच्चे की आंखों में आंसू थे। वह रोता हुआ बोलता है, दादी, मुझे आपके साथ रहना है,
आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती हैं और वह लोग मुझे बहुत मारते हैं। जैसे इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वह बोलती है, यह तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? बच्चा बताता है, गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वह पूरा दिन भर घर ही रहते हैं। कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है तो वह नहीं आते, लेकिन रोज शाम को जरूर से आते हैं। वह लोग मुझे जबरदस्ती सुलाते हैं। अगर मैं नहीं सोता हूं तो वह लोग मुझे बहुत मारते हैं। उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूं। मम्मी और वह गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा रोता हूं। दादी, मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना, आप मुझे अपने साथ ले चलो। इतनी ही देर में काव्या की मेड भी वहां पर आ जाती है। उसने जैसे ही बच्चे को बूढ़ी महिला से बात करते हुए देखा तो वह यह कैरम से काते बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। काम वाली बच्चे को खींचने लगती है, लेकिन बच्चा जोर जोर से बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। राहुल की मां उस काम वाली से बोलती है, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तुझे जो भी सामान खरीदना है वह खरीद ले, इतनी देर मैं इसके साथ यहां बैठी हूं। इसके बाद दादी का भी बहुत ज्यादा मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस काम वाली ने उनसे कहा था, मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है और बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। इतना बोलकर वह अपने पोते को समझाकर उस काम वाली के साथ भेज देती है। इसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उनके दिमाग में बस यही बातें चल रही थीं जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थीं। उनके बेटे की बहू इस तरह का काम भी कर रही है। यह बात आकर वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उन्हें राहुल को बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है। वह राहुल से बोलती हैं, आज मुझे बाजार में पोता मिला था। राहुल ने बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी मां से पूछा, मां, वह कैसा है और उसने आपसे क्या कहा? काव्या उसका ठीक से ख्याल तो रख रही है ना? राहुल की मां ने मायूस होकर कहा, वह बोल रहा था कि कोई गंदे अंकल है, वह उसे पीटा करते हैं, वह रोज काव्या के पास आता है। यह सुनकर राहुल गुस्से से लाल हो गया। उसे अपने बच्चे पर तरस आ रहा था। एक दिन जब छुट्टी का दिन था, राहुल काव्या को बिना बताए अपनी मां के साथ सरकारी आवास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर राहुल काव्या के क्वार्टर की डोर बेल बजाता है। अंदर से काव्या निकलती है। काव्या अभी नींद में ही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राहुल और उसकी मां को देखकर वह एकदम से सकपका जाती है। वह बोलती है, तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? उसकी इस बात को जैसे ही राहुल और उसकी मां सुनते हैं तो राहुल की मां काव्या से बोलती है, तुम मां बेटे से हम दोनों मां बेटे मिलने आ गए? क्यों हमने कुछ गलत किया यहां आकर? इस बात को सुनकर काव्या चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ सोचने लगती है। इसके बाद राहुल सीधा उस घर के अंदर घुसता है। वह देखता है कि काव्या के कमरे के अंदर बेड पर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका बच्चा दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। यह देखकर राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में काव्या को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही काव्या के गाल पर थप्पड़ पड़ता है तो वह व्यक्ति खड़ा होता है और गुस्से में काव्या से पूछता है, कौन है यह बदतमीज जो यहां पर आकर तुझे थप्पड़ मार रहा है? उसकी बात सुनकर काव्या उस व्यक्ति से बोलती है, यही तो है मेरा निकम्मा गवार पति। यह बात जैसे राहुल सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन राहुल की मां ने उसे समझाया, बेटा इस तरह से नहीं किया करते। पहला थप्पड़ तो उसने ऐसे ही मार दिया था क्योंकि वह भावनाओं में बह गया था। अब इसके बाद राहुल जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाकर काव्या से बोलता है, अच्छा तो इसीलिए तुम यहां रहा करती थी ताकि तुम यहां इस आदमी के साथ रासलीला कर सको। वह आदमी जो काव्या के साथ रह रहा था
वह और कोई नहीं, काव्या का सीनियर था, जो ट्रेनिंग के दिनों से ही काव्या के साथ प्रेम प्रसंग में था। इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो काव्या राहुल से बोलती है, चलो ठीक है, यह तो अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। वह बोलती है कि मुझे तुम जैसे गवारों से कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद राहुल अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है। राहुल की मां भी पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी काव्या अचानक से राहुल को रोकती है। राहुल रुकता है और सोचने लगता है शायद काव्या को अपनी गलती का एहसान हो गया है और अब वह माफी मांगना चाहती है। लेकिन काव्या राहुल से बोलती है, तुम जाते जाते इस काम को और कर जाओ, मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं, तुम इस पर साइन भी कर दो। यह सुनकर राहुल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। राहुल उन पेपरों पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वह घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उसने काव्या को डिवोर्स दे दिया था। उनका डिवोर्स भी लगभग कंप्लीट ही हो गया था क्योंकि काव्या ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलेगा और केस चलने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। राहुल घर के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी मां भी वहीं बैठी हुई थी। वह सोच रही थी कि किस तरह से मेरे बेटे की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जाए। यह सोचते सोचते राहुल की मां एक पुरानी संदूक को खोलने लगती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमें मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते संदूक के सबसे नीचे उन्हें एक जमीन का पेपर मिलता है। वह उस पेपर को निकलकर राहुल को दिखाते हुए कहती है, बेटा देखो यह क्या चीज है। राहुल उस पेपर को देखकर ध्यान से पढ़ने लगता है। जब वह उस पेपर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यह उनकी किसी पुरानी जमीन का कागज है। इस समय उस जमीन की कीमत कई करोड़ की थी। अब जैसे ही वह जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वह लोग उस जमीन को बेच देते हैं। जमीन बेचकर करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे। वे रहने के लिए अच्छा सा घर बनाते हैं। राहुल पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वह ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण किया करता था और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया लिखाया करता था। राहुल फैसला करता है कि मैं भी अब अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं दोबारा से एक अच्छे मुकाम को हासिल करूंगा। इसके बाद राहुल अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू करता है। इधर उसकी मां ने भी घर के अंदर ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस चालू कर लिया था। जो उनकी पोते की मेड थी, जिसको राहुल की पत्नी काव्या ने रख रखा था, उन्होंने उस काम वाली को बुलाकर घर के अंदर बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे धीरे वह लोग मेहनत करते हैं। अब उनका बिजनेस अच्छी रफ्तार से चलने लगता है। उनके पास अच्छे खासे रुपए भी थे। उनका बिजनेस भी चलने लगा था। तो अब राहुल को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। उसे कमाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। दिन रात अच्छे से पढ़ाई करने के बाद लगभग 3 साल के बाद राहुल का सिलेक्शन एसपी के पद पर हो जाता है। राहुल जैसे ही वह एसपी बना तो चारों तरफ खबरों में उसका ही नाम चला करता था। कोई कहता कि ऑटो चलाने वाला एसपी बन गया। उसने मेहनत की। कोई उसकी मां से आकर पूछा करता। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर आया करते और उसका अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया करते थे। राहुल एसपी बनने के बाद उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग थी। राहुल वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी को करने लगता है। इधर जो राहुल की पत्नी काव्या थी, वह अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी। सीनियर अधिकारी ने उसका एक वीडियो बना लिया था। वह काव्या से रिश्वत लेता और उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था। वह काव्या को बहुत ज्यादा परेशान करता था। काव्या को याद आती है अपने उस पति की, जो कभी ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाला करता था। लेकिन अब वह करें भी तो क्या करें, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही तलाक दे दिया था। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ काव्या की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह जिस व्यक्ति के चुंगल में फंसी हुई थी, उसने पहले से ही कर रखी थी और उसके 2 बच्चे थे।
यह बात जैसे ही काव्या को पता चलती है तो वह कुछ कह पाती, इससे पहले वह आदमी उसे धमकी दे देता है। मैंने तुम्हारा वीडियो बना रखा है, अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो मैं तुम्हारी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और साथ साथ तुम दुनिया में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। अब इस डर के कारण काव्या उसे कुछ नहीं कहती है। वह डिप्रेशन में चली जाती है। काव्या खाना पीना छोड़ देती है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती है। उस व्यक्ति ने काव्या को फोन रखने से भी मना किया था। अब उनके थाने में, जिस थाने में काव्या की नियुक्ति थी, उस थाने में एएसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी जानी थी और उसमें काव्या से भी कहा जाता है, उसकी राय मांगी जाती है तो काव्या हामी भर लेती है। वह बोलती है, ठीक है आप ऐसा करो, पार्टी दे देना, अच्छी बात रहेगी। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है। पार्टी में एक स्टेज बनाया गया था। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए काव्या को बुलाया जाता है, लेकिन काव्या बहुत मायूस जैसी उस स्टेज के ऊपर चढ़ती है तो स्टेज पर एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर स्टेज पर गिर जाती है। उसके बाद काव्या को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। राहुल काव्या को देखकर सोचता है, यह वही काव्या है जो कुछ दिन पहले इतने घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि अब वह सूख कर तिनका हो गई थी और ना ही वह अच्छी तरह से खाया पिया करती थी। दिन रात उसे उसी वीडियो की चिंता सताया करती थी क्योंकि वह पैसों के चक्कर में इधर उधर से रिश्वत लिया करती थी और उसी के साथी ने उसका वीडियो बना लिया था। अब वह बार बार उसे वायरल करने की धमकी दिया करता था। अब वह जैसे चाहे उस तरह से काव्या को रखा करता था। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। वह हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कमजोरी के कारण इसकी यह हालत हुई है। जब राहुल इस बात को सुनता है तो वह बड़ा ही हैरान होता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक डीएसपी की ऐसी क्या कमजोरी हो गई। क्या उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वह अच्छी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। अब इसके बाद एसपी साहब अपने कार्य को करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे काव्या बार बार सोचा करती कि मैं कभी ना कभी राहुल से मिलूंगी और पूरी बात के बारे में उसे बताऊंगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब काव्या मार्केट में जा रही थी तभी उसे उसकी सांस मिलती है। वह एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। काव्या उनसे बोलती है, माँ जी आप कैसी हो? तभी एकदम उसकी सांस कहती है, तुम कौन हो बेटी? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? यह सुनकर काव्या बोलती है, माँ जी मैं काव्या हूं, आपकी बहू। आपने मुझे पहचाना नहीं। क्योंकि उसकी सास ने अभी चश्मा नहीं पहना था और बिना चश्मे के उन्हें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई। काव्या की शक्ल भी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। कम खाने की वजह से, उसकी बुरी हालत की वजह से। उसकी सास शांत स्वर में बोलती है, मैंने तुझे नहीं पहचाना और तुझे पहचान कर भी क्या फायदा? तूने जो मेरे बेटे को इस तरह से ठुकरा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि अब उसकी सास का बिजनेस भी अच्छी तरह से चल रहा था। वह मार्केट में अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान लेने के लिए ही आई थी। वह उसको नहीं पहचानती और दुत्कार कर काव्या को वहां से भगा देती है। काव्या उनके पैरों में पड़ जाती है और बोलती है, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल से कह दीजिए मुझे दोबारा से अपना लें, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर उसकी सास कहती है, बेटी तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उसे दूर हटाते हुए वहां से अपने काम को करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। काव्या इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वह एक दिन उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चुंगल में वह फंसी हुई थी। वह उससे बोलती है, चाहे तू इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर वह वहां से भागकर राहुल के घर पर आ जाती है। वहां जाकर वह राहुल के घर का दरवाजा खटखटाती है। राहुल जैसे ही अंदर से दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने काव्या खड़ी हुई है जो बेहद बुरी हालत में है। वह काव्या से बोलता है, हाँ जी कौन हो आप? आपको किससे मिलना है? काव्या दुखी होकर बोलती है, राहुल मैं काव्या हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। यह सुनकर राहुल बोलता है, इस बच्चे के लिए तो मैं पहले ही तुम्हें तलाक दे चुका हूं और इस बच्चे को मेरे पास ही रहना है। मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है?
अगर आज के बाद तू यहां पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर राहुल ने दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। काव्या की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वह रो रही थी। यह बातें राहुल की मां भी अंदर से सुन रही थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि काव्या ने राहुल के साथ बहुत गलत किया था। उस बात के बारे में राहुल की मां को पता था। काव्या इसके बाद वहां से जा ही रही थी कि तभी एकदम से उसे पता चलता है कि जो वीडियो उस व्यक्ति ने उसका रिकॉर्ड किया था, उसने वह वीडियो वायरल कर दिया है और उसको वायरल होने की वजह से उसकी ड्यूटी भी छूट गई है। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी चीजों को देखते हुए काव्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वह एक आखिरी उम्मीद के रूप में अपने भाई के पास फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत किया करता था, क्योंकि काव्या ने जब दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाए थे तो उस वजह से उसके माता पिता कुछ दिनों में इस गम के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इन सभी का जिम्मेदार वह अपनी बहन काव्या को मानता था। बहुत दिन पहले उसने अपनी बहन से कह दिया था, मुझसे तुम्हें कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है। आज से तू मेरे लिए मर गई है और मैं तेरे लिए मर गया हूं। इसी वजह से वह भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। इधर जो व्यक्ति जिसके प्रेम प्रसंग में काव्या फंसी हुई थी, वह उसके घर से सारा पैसा जेवर लेकर भाग गया था। उसके बाद उसने उसकी वीडियो भी वायरल कर दी थी। अब वीडियो वायरल हो गई थी, उसकी नौकरी छूट गई थी। काव्या अब पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है। कुछ दिनों के बाद ही काव्या का स्वास्थ्य बहुत खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है, जहां पर एक लड़की को एक लड़के ने दिन रात ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और सोचा कि वह अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको सहारा देगी, लेकिन उसने उसे उल्टा बर्बाद करने की कोशिश की। राहुल के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काव्या के बारे में भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल इंडियन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप दें, ताकि यह वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।